देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई दिस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना इस लाइन का एंड एक्स एक्सिस का। मतलब कोई लाइन ऐसी, मतलब मुझे नहीं पता ये लाइन कैसी बनेगी, ये ऐसी हो सकती है, कैसी भी होगी, लेकिन हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट हमारा जीरो होता है। तो एक्स एक्सिस पे हमने वाई कोऑर्डिनेट को कर दिया जीरो के इक्वल, तो कर दो इसमें जीरो। तो 3x माइनस 2 इंटू वाई को करा जीरो इक्वल टू 6। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आया, 2। तो मुझे तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट होता है x, वाई। तो मेरा x आया है 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया जीरो, तो क्या आ जाएगा 2, 0 ए पार्ट आएगा। आया इसमें। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का ये लॉजिक है। सेकेंड, जैसे द लाइन 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रही है लाइन। तो बोला ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ ओ ए बी। ये ट्राइंगल है ओ ए बी। ओ मतलब ओरिजिन, दे तो नहीं रखा गया लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, ओ मतलब ओरिजिन हो जाएगा। और ए और बी दो पॉइंट कौन से होंगे, जो ये लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस पे। कट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब अगर मुझे ये पता करना है कि लाइन एक्स एक्सिस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे बढ़िया। तो मेरे पास अगर लाइन है 4x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0 है जैसे, तो मुझे अगर इस लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगा, एक टेबल इस तरीके बनाऊंगा ना, x और y। अब मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो y निकल आएगा, और y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो x आ जाएगा। तो जैसे मैंने पहले पुट करा x इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, प्लस का 3y इक्वल टू 12, तो y कितना आ गया, तो x 0 और y 4 आ गया। ठीक है, फिर पुट कर दे रहे हैं y को 0, पुट y इक्वल टू 0, तो 4x प्लस का 3 इंटू 0 माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू 12, तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही ना, एक मिनट कुछ गलत कर दिया क्या, वाई एक्स आएगा ना, सॉरी 4x है ना, 4x इक्वल टू 12, तो x कितना आ गया 3, तो 3, 0, x 3 है y 0 है, तो ये पॉइंट आ गया 3, 0, ये आ गया तुम्हारा 0, 4। अब मैंने इन दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो एक पॉइंट मेरा x एक्सिस पे कितना है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 तो ये x एक्सिस पे होगा ना पॉइंट, तो 3, 0 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 3, 0। एक पॉइंट हो गया 0, 4, ये आ गया। तो 3, 0 और 0, 4 इन दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इन दो पॉइंट से एक लाइन ये ड्रॉ कर दो। तो अगर ये अब देखो, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, और ऑरिजिन हमारा ओ हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, इस ट्राइंगल का बेस कितना है 0 से 3 है, यानी 3 यूनिट हो गया। हाइट इसमें क्या है 4, तो ये 2 टाइम्स कटेगा, 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट्स। सही बात ऐसे में। तो जब भी अगर आपको कोई भी ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब जैसे एक लाइन है, हो सकता है 2 लाइन आ जाए, मतलब आपको एक लाइन जैसे ड्रॉ करिए ना, एक और लाइन दे दी जाए, तो आप दूसरी लाइन भी इसी ग्राफ पे बनाओगे, और फिर जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो उसका एरिया आपको निकालना होगा। और कॉन्सेप्ट वही रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलता है। अब जैसे लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी डज द पेयर ऑफ दिस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बाकी लोग ट्राई करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी तुम्हें इसमें। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती क्या है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो आप एक काम करना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कांस्टेंट टर्म को सबको LHS में लिख लेना, जिससे आप कंपेयर कर लो ax प्लस by प्लस c से। तो कांस्टेंट टर्म 3 इधर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी वाले में क्या आ जाएगा 6x माइनस का 2y, 4 LHS में आ गया, तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइट बोला किस c की वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है ना जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आ जाए।
तो चेक करते हैं फिलहाल क्या आ रहा है। तो a1 अपॉन a2, a1 a2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे c है, यहाँ पे 6 है, तो c/6। b1 अपॉन b2, y का कोफिशिएंट यहाँ -1 हो रहा है, ये -2। c1 अपॉन c2 -3 -4, और ये -2 है। अब देखो है क्या कि ये माइनस तो हट गया, चलो ये हटा दिया, तो हमारा आया c/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 3/4। अगर तुमने जल्दबाजी में इसमें सॉल्व कर दिया इन दोनों को लेके, तो लिखा c/6 इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 6 इधर ले गए, तो कितना आ गया, 3 आ रहा है। लेकिन आप ये देखो तो ये तो आपस में इक्वल ही नहीं है। तुम c की वैल्यू 3 भी ले लो, चलो 3/6 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये कहाँ इक्वल है 3/4, और होना सब कुछ इक्वल चाहिए, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि नो वैल्यू ऑफ c फॉर विच b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि हमारे पास c की कोई ऐसी वैल्यू हो ही नहीं सकती जिससे ये b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और ये इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब फिर इसका आंसर ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ c की किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आया समझ में, नोट कर लो शॉर्ट में, थोड़ा अगर करना है तो शॉर्ट में नोट करते चलो। क्वेश्चन ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ या हमने जो पहले पढ़े वही सब है, तो आप तो प्रैक्टिस पे फोकस करो, तो क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन पे फोकस करो। ठीक है, हो गया। अब लिखा है वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट, किसको पता है डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है। अगर डिपेंडेंट आ जाए कि वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन ऑन दिस, तो जो सेकेंड लाइन होगी मतलब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है, या कोइंसिडेंट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो वो देखना है, बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। एक लाइन तो गिवन है माइनस का 5x प्लस का 7y इक्वल टू 2। अब हमें ये देखना है ऐसी कौन सी दूसरी लाइन होगा जिससे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए, लगाओ दिमाग। एक तो मैं 2 को अगर LHS में लाऊं तो माइनस का 5x प्लस का 7y माइनस 2 है, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x माइनस 7y प्लस का 2 इक्वल टू 0, यही तो है। देखते हैं, देखो एक दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तीनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, यानी ए पार्ट तो कभी नहीं होगा। ठीक है, एक्स और वाई में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर मैं इसको देखूँ और इसको, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नहीं, यानी उल्टा है, तो यहाँ तो दोनों नेगेटिव हैं, तो बी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट में रेशियो सेम आते हैं ना, इसमें जरूर ठीक है एक्स और वाई पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये होगा ऑप्शन या फिर ये हो सकता है। तो रेशियो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इस, अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें इस लाइन को कंसीडर अपनी मेन इक्वेशन करना है या इसको करना है, एक ही बात है। अब रेशियो चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो चलो इसमें ये a1 ले लिया मैंने तो -10, a2 यहाँ पे ये 5, b1 यहाँ पे y का कोफिशिएंट यहाँ 14, b2 यहाँ पे कितना है -7, c1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 और यहाँ पे 2, तो ये आएगा माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, ये आ रहा है प्लस का 2, ये आपस में क्या इक्वल नहीं है, इसका मतलब सी पार्ट भी रिजेक्ट हो गया, तो अल्टीमेट तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, करके देखोगे आ जाएगा सेम रेशियो। अब बात आती है कि अगर आपको इसको सिंपल तरीके से करना है, मतलब रेशियो से चेक ना करना पड़े, तो आप ये कर सकते हो कि जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है, आप ये देख लो कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर दिख रहे हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 10 आएगा, क्योंकि होता क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में रेशियो सेम होता है। रेशियो सेम का मतलब है नंबर्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे सिमिलरिटी में होता था दो ट्राइंगल में। तो इसका मतलब है जो हमारे पास पहले से इक्वेशन है इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उससे जो इक्वेशन मिलेगी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेगा उससे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि 2 का मल्टीप्लाई है ऑप्शन से, तो मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x
माइनस का 14y प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब मेरा ये आंसर है। अब मुझे कोई ऑप्शन चेक करने की ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ये ऑप्शन रिजेक्ट, ये प्लस माइनस है, ये रिजेक्ट, ये माइनस, ये प्लस और यहाँ प्लस है। तो अगर यहाँ माइनस है तो मैं माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये क्या हो गया नेगेटिव। यहाँ पे क्या है प्लस, इसलिए रिजेक्ट हो गया। और इस वाले में अगर 4 को राइट हैंड साइड में कर दूंगा तो -4 आएगा। तो देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप दो अप्रोच से कर सकते हो। एक तो ये कि आप हर एक ऑप्शन में डिवाइड करके देखो, तो वो लेंदी में बोलूँगा उसको, ठीक है। इसको समझाने में टाइम इसलिए मुझे लगा क्योंकि आपको मैंने बताया कि इस तरीके से सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का तो आपके लिए बहुत आसान है। आप क्या करो, जो इक्वेशन दे रखी मल्टीप्लाई कर दो नंबर का, ठीक है, ऑप्शन से, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। रेशियो लेने में टाइम लगेगा ना, मल्टीप्लाई करने में आसान होता है, ठीक है। लिखा सॉल्व करना था फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, बहुत बार करवाया। कैसे होता है? हाँ, डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तो पागल हो जाओगे, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो आप देख लिया करो, पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, दूसरे में y का कोफिशिएंट है। पहले में इधर जो y का कोफिशिएंट है वो इधर x का कोफिशिएंट है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ जाती। करो ट्राई। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस का 74, फर्स्ट कंडीशन। ये माइनस का 378x प्लस का 152y इक्वल टू माइनस का 604, ये सेकंड कंडीशन। इनको लिख लो ऐसे, फिर से एक बार और लिख लो क्योंकि एक बार ऐड करना और एक बार माइनस। तो 152x माइनस का 378y इक्वल टू माइनस का 74 माइनस 378x प्लस का 152y इक्वल टू माइनस का 604। तो एक बार आपको दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और एक बार दोनों को हम कर देंगे माइनस। एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर एक बार ऐड करना और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है तो ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, यानी जो जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो दो इक्वेशन को, साइन चेंज होता है। तो इस वाले में क्या होगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो पहले इसको ऐड करते हैं। तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस तो यहाँ हो गई। तो 378 में 152 माइनस करो, कितना आएगा 226, और वो भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव था। ये भी कितना आएगा 226 ही आएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 678, ठीक है। अगर 226 से डिवाइड कर दो पूरी कंडीशन में तो ये माइनस का x हो गया, ये माइनस का y हो गया, और ये कितने बार जा रहा है 3। तो यही आ रहा होगा माइनस माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया। ये हमारी कोई नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन आ गई। देखो बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई, ठीक है। आया समझ में इतना? इसमें हम साइन चेंज कर चुके हैं, चलो ऐड करो। और ये 152 है, तो 152 में 378 ऐड होगा, कितना आएगा करो ऐड 1, तो 530x हो गया, माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा 530y आ जाएगा। ये कितना आएगा 604 में 74 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 530। तो 530 से डिवाइड कर दो तो x माइनस का y किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ये आ जाएगी फोर्थ कंडीशन। क्या आ जाएगी फोर्थ कंडीशन। आया समझ? अब थर्ड और फोर्थ कंडीशन को ऐड कर दो, 1 1 आ रहा दोनों। इसको इसके नीचे लिख लो। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई तुम लोगों के इतना छोटे क्वेश्चन में? तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दोगे ना तो y से y कट गया, 2x इक्वल टू 4 आएगा, तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x प्लस वाई 3 के इक्वल है, x प्लस वाई किसके इक्वल है 3 के, तो x को 2 रख दो।
तो y आ जाएगा 1 के इक्वल, तो x2 आया y1 आया, ठीक है, x2 और y1, ठीक है। लिखा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड रिप्रेजेंट, क्या कंडीशन लगाओ, वही कंसिस्टेंसी वाला रूल, a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, c1/c2 फाइंड आउट करो, उससे पता लग जाएगा। कैसा कोइंसिडेंट है, चलो देख लेते हैं, पहले सबको एलएचएस में लिख लूँ, तो 2x माइनस का 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। जब भी कंसिस्टेंसी क्वेश्चन है सब कुछ एलएचएस में लिखा करो। इसको इधर लाओ, तो माइनस का 6x और ये तो है ही तुम्हारा 15y, और 18 को भी अगर एलएचएस में लाओगे तो प्लस का 18। अब मैं पहले a1/a2 निकालूंगा, a1/a2 होता है x का कोफिशिएंट, 2/-6 आ गया माइनस का 1/3। b1/b2 फाइंड आउट करो, b1 है 5, ये है 15, तो ये आ गया माइनस का 1/3। c1/c2 निकालो, c1 है -6/18, तो ये भी कितना आ रहा है -1/3। अगर तीनों सेम आ रहे हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो इंटरसेक्टिंग, ये किसी कंडीशन सीधा पैरेलल है नहीं, कोइंसिडेंट तो होता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, यही आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग तो है नहीं, इसमें लिखा है आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों रेशियो सेम है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट। लिखा प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, meet 5 hours. They travel towards each other, meet 1 hour. Find the speed of 2 car. चलो ट्राई करना जरा, तुम्हें कितना आता है। देखो प्लेसेस ए एंड बी कितना रहा आंसर 60-40 है, और किसी का है? तो ये क्वेश्चन तो याद रखो कैसे करना है, उधर जाके उधर जाके चौके छक्के मारने हैं, प्रैक्टिस नहीं करना है, समझ रहे हो। चलो इस वाले मेथड से करके देख लेते हैं, शायद आ जाए, समझ रहे हो। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो सीधा देखो, दो कार है जिसमें लिखा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, यानी इस कार की स्पीड तो बतानी है। तो चलो जो ए पॉइंट से कार जा रही है वो उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर/आवर, और जो बी पॉइंट से है ये y किलोमीटर/आवर ले लिया मैंने, मतलब स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर/आवर लिया, और स्पीड ऑफ कार बी
ये y किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ कार ये हो गया x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार भी हो गया y किलोमीटर पर आवर। अब सुनो यहाँ पे, अगर स्पीड पता है तुम्हें और ये भी बता रखा है 5 आवर्स में मीट कर जाते, देखो क्या लिखा था, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए फ्रॉम एन अनदर कार बी एट द सेम टाइम इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो ये 5 आवर्स में मीट करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें स्पीड भी बता दूं, जो कि हमने पता तो नहीं था लेकिन लेट कर लिया, और टाइम भी बता दूं, अगर स्पीड और टाइम मुझे पता, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूला लग जाएगा स्पीड का, मतलब डिस्टेंस का, सॉरी। तो इसका मतलब देखो सीधी बात है, ये इधर है ये इधर है, तो ये कहीं आगे जाके मिलेंगे, इससे पहले तो मिल नहीं सकते हैं भाई, दोनों लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे हो तो पहले थोड़ी ना मिल जाओगे। तो मान लो यहाँ पी पॉइंट पे जाके मिलोगे, तो ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पी पॉइंट पे तो मिल रहे हैं, मान लो इधर ये इस तरीके से। तो कार ए ने स्पीड ली है x, टाइम लग रहा है 5 आवर्स, तो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्या वो स्पीड x टाइम 5, तो क्या डिस्टेंस 5x हो जाएगी, बताओ ए पी, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस। इतना समझ में आया। अब देखो कार बी जा रहा है पी तक, तो बी पी कितना हो जाएगा, y स्पीड है इसकी, टाइम तो 5 ही आवर्स लग रहा है, तो कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा। अब ये ए पी और बी पी में क्या रिलेशन हो सकता है, देखो ए पी जो है, अगर आप इस कंडीशन को देखो, ए पी जो है क्या वो ए बी प्लस का बी पी है, ये लगा दो ए बी प्लस का बी पी, ये समझ में आया। अब वैल्यू पुट करनी है बस, ए पी कितना निकाला हम लोगों ने 5x, ए बी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 100, बी पी कितना है 5y, ये है, इसको इधर ले आओ, तो 5x माइनस का 5y इक्वल टू 100, 5 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस वाई कितना आ गया 20 आ गया। समझ में आया फर्स्ट कंडीशन, क्लियर है। अब कार जो है वो ट्रेवल्स करती हैं टुवर्ड्स द ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे अब जो है डिस्टेंस तो दो के बीच में ए और बी है, अब जो कार है, ये जो कार है, ठीक है, अब ये इसके साइड ऊपर आ रही है, ये इसके साइड आ रही है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, और यहाँ अगेन ये किसी पॉइंट p पे मिल जाते हैं। तो अब मैं a से p तक की डिस्टेंस की बात करूं, तो स्पीड है x, अच्छा कितने टाइम में मिल रहे हैं इस बार, लिखा है 1 आवर में मीट कर जाते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम यानी 1, तो क्या x आ जाएगा। b से p तक की डिस्टेंस bp, तो इसकी स्पीड y है टाइम 1, तो क्या y आ जाएगा। और ए बी किसके इक्वल है, ए पी प्लस का पी बी, ए बी की अगर मैं बात करूं, या मैं ये बोल सकता हूं ए पी प्लस का पी बी, ये किसके इक्वल है ए बी के, ए पी मेरा x है, पी बी मेरा y है, और ए बी कितना था ए बी 100 के इक्वल, तो ये आ गई मेरी सेकेंड कंडीशन। अब इसको और इसको मुझे सॉल्व करके x और y निकाल लेना है, आ रहा समझ में, कर दो सॉल्व। तो मैं अगर फर्स्ट कंडीशन को इसके नीचे लिख लूँ, तो x माइनस का y इक्वल टू 20, तो y से y कट गया, 2x इक्वल टू 120, 2 से डिवाइड कर दो, x आ गया 60। अब x के लिए किसी भी इक्वेशन रख दो, x प्लस वाई 100 है, तो 60 रखा, तो y कितना आ जाएगा, तो लिख दो स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू कितना था हमारा x था, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार भी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और पेपर में अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको आंसर अपना वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है, मतलब वर्ड फॉर्म में, कि स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू इतना, स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू, लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। आगे से क्वेश्चन में हो गया, नोट कर लिया। लिखा पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस आर, क्या लग रहा है इसका क्या होगा, अगर x इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी है, तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, ऑप्शन से समझना है कि क्या होगा ऑप्शन, यानी कि ए पार्ट,
तो पहले हमें ये समझना कि x इक्वल टू ए लाइन ग्राफिकली कैसे बनेगी। याद रखना, अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है, जैसे कि a है, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनती है। तो जैसे मैं अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x इक्वल टू ए जो लाइन होगी वो कैसी होगी, जहाँ पे भी x a होगा, हमें नहीं पता कहाँ है, चलो इधर तो कहीं तो होगा, a इधर है, तो इस पॉइंट से आपको y के जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो यही तुम्हारी x इक्वल टू a है, और y इक्वल टू b, तो जहाँ पे भी y में b होगा, मान लो यहाँ है, तो x एक्सिस से पैरेलल जो लाइन बनाते हो तो ये y इक्वल टू b है। तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी सीखना है कि अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है तो वो लाइन तुम्हारी y एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, और अगर y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट नंबर है तो वो लाइन x के पैरेलल बनेगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है। अच्छा, पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, x, y, तो यहाँ से ऑरिजिन से x कितना है, a है, और ऑरिजिन से y कितना है, b है, तो a, b, तो ये लाइन आपस में कैसी इंटरसेक्टिंग है, किस पे, a और b, a, b पे। आया समझ में, क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल टू 2 है, एक लाइन x इक्वल टू 3 है, ये लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट में पूरा इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेंगी, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों लाइन 2 और 3 पे क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल लाइन तो कभी मीट करेंगे नहीं, ठीक है। करो इसको ट्राई। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। 3 years hence father's age will be 10 years more than twice of the age of son. Find the present age. कितना आ रहा है आंसर? तो पहले सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट एज ले लिया करो। तो मैं लेट कर रहा हूँ प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी एक्स, फादर की एज क्या आ रही है, और प्रेजेंट एज ऑफ जो सन है वो हमने वाई ले लिया। और तो तुम्हारा कितना रहे, तो सबसे पहले तो एक्स और वाई में हमने फादर की एज को एक्स ले लिया और सन की एज को हमने वाई ले लिया। अब कंडीशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी फादर की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है, 3 years मोर, 3 years ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 3 times द एज ऑफ सन। तो सन की जो एज उसका 3 times करना है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3y 3 times हो गया एज ऑफ सन, इससे 3 ज़्यादा है तो +3 कर दिया इक्वल टू। समझ में आया, कोई डाउट तो पूछ लो, क्लियर है। और दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, ये x की लो डायरेक्टली y के टर्म्स में आ रही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे, तो यही फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। मतलब एक तरीका है कि आप 3y को इधर ले जाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x की लो डायरेक्टली में मिल रही है y के टर्म में, तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सीधा, तो आसान पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में 3 years हैंस, इस हैंस का मतलब है 3 साल बाद की बात हो रही है, तो आफ्टर 3 years क्या होगा, आफ्टर 3 years की मैं बात करूँ, अब सीधी बात है, अगर मैं आज से 3 साल बाद की बात करूँगा तो हम सबकी 3 साल ज़्यादा एज हो जाएगी, तो सन फादर की हो जाएगी एज हो जाएगी x+3 और सन की एज हो जाएगी y+3। अब कंडीशन पढ़ लो, 3 years हैंस फादर एज, यानी इसकी बात हो रही है, विल बी 10 years मोर, 10 years ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन की एज हमारी ये थी तो इसका डबल करना है और इक्वल कर दो, मतलब 10 years हमने ज़्यादा कर दिया, किससे ज़्यादा करना था, ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो सन की एज से ट्वाइस कर दिया। आया समझ में,
तो ये कितना हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करा 2y प्लस का 6 प्लस का 10। अब x के लिए सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y मिल जाएगा, y मिलेगा तो x मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की जो वैल्यू है वो 3y प्लस 3 आ जाएगी, 3y प्लस का 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y प्लस 3 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 3 प्लस का 3 इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10, मतलब क्या, x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 3, तो 3y प्लस कहाँ चला गया, यहाँ ये 3y प्लस 3 प्लस का 3, और राइट हैंड साइड में जैसा था वैसे ही लिखा रहने दिया मैंने। तो ये हो गया 3y प्लस का 6, ये आ गया 2y प्लस का 16, तो ये 3y माइनस का 2y, ये 16 माइनस का 6, क्या ये 10 आ जाएगा y, तो y आ गया 10 के इक्वल। ठीक है, y आ गया हमारा 10 के इक्वल। तो अगर y 10 के इक्वल आ गया, ठीक है, तो x कितना था, 3y प्लस 3, x है हमारा 3y प्लस का 3, तो x इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी है 10 प्लस का 3, तो 30 प्लस 3 कितना आ जाएगा 33। तो लास्ट में फिर से वही, ये वर्ड प्रॉब्लम है तो क्या लिखोगे, लिख दोगे फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 33 ईयर्स, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 10 ईयर्स। लास्ट में ये लिख के जरूर आना है, ठीक है, हो गया, नोट कर लो। करो इसको ट्राई, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। फ्रैक्शन पे जब भी क्वेश्चन आए x अपॉन वाई लेना है, निकालो इसका आंसर। हम्म 5/13, फाइव अपॉन 13। देखो फ्रैक्शन का जब भी ऐसी लैंग्वेज पढ़े, फ्रैक्शन दिख जाए तो तुरंत ही फ्रैक्शन आपको x अपॉन वाई ले लेना है। अब ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। अब कंडीशन पढ़ लो, क्या लिखा था, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। ये न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर हमारा y है, तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 18। तो पहली कंडीशन तो मैं ये मिल गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है। दूसरी में लिखा है इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 2, यानी जो डिनोमिनेटर y है इसको 2 से इंक्रीज कर दो। तो न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो न्यूमरेटर x रहेगा, y को इंक्रीज कर दो किससे, 2 से, तो ये जो फ्रैक्शन आया गया है वो बोला है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर x में होगा 3x, ये इधर आ जाएगा y प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा 3x, ये माइनस का y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 18, ये फर्स्ट है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करा जाए तो y से y कट गया, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x, 20, तो x कितना आ गया 5 आ गया। अब x की 5 यहाँ रख दो, y आ जाएगा। तो x प्लस वाई तुम्हारा अगर 18 है तो x की अगर मैं 5 रख दूँ, 5 प्लस वाई इक्वल टू 18, तो y कितना आ गया 13। तो हमारा फ्रैक्शन था क्या, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई,
x हमारा है 5, y है 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/13। आया समझ में? हो गया नोट? करो इसको ट्राई। कितना है नंबर बताना है? कितना 18? तो 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट किसी को भी अच्छे से क्लियर नहीं है अगर, तो पूरा बेसिक से समझा देता हूँ। जैसे कोई नंबर है आपका 42, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इस 42 को हम कैसे लिखते हैं? ये हमारी टेंस डिजिट होती है और ये हमारी यूनिट डिजिट है। तो टेंस डिजिट में जो भी ले रहे हो, रट्टा नहीं मारना है, जो भी तुम टेंस डिजिट लोगे उसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 4, और यूनिट डिजिट को ऐड करोगे, देखो आ गया 42। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 2 डिजिट का जो क्वेश्चन होता है वो उसमें ये तो नंबर की बात करता है या डिजिट की बात करता है? तो हमें क्या करना है, नंबर तो 42 है जैसे ये, लेकिन यूनिट डिजिट इसकी 2 है, टेंस डिजिट 4 है, तो हमें ये डिजिट पहले लेट करनी पड़ती है, तब जाके नंबर मिलता है। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हाँ यार 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ गया है, तो आप एक लेट कर लो यूनिट डिजिट और एक लेट कर लो टेंस डिजिट। तो लेट कर लिया जैसे मैंने, लेट टेंस डिजिट भी x, मतलब पहले ये तो लिखना है 2 डिजिट नंबर कोई क्वेश्चन, फिर आगे तुम कंडीशन पढ़ोगे क्या दे रखी है। तो लेट टेंस डिजिट भी x और यूनिट डिजिट हमने ले ली y, यूनिट डिजिट भी y। ये डिजिट्स हैं, अगर मैं नंबर लिखूं इन डिजिट से, तो नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट ऐड। तो टेंस डिजिट हमारी x है, तो 10 का मल्टीप्लाई x में प्लस करना है यूनिट डिजिट को, तो नंबर 10x + y है। तो लैंग्वेज पढ़ के तुम्हें ये देखना होता है कंडीशन डिजिट्स में दे रखी है, नंबर में दे रखी है। नंबर में दी होगी तो 10x + y लिखना है, और डिजिट्स में दे रखा होगा तो x और y लिखना है। अब देखो क्या लिखा था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम बोल रहा है, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे डिजिट की बात कर रहे हैं, यानी x + y किसके इक्वल है, 9 के। ये तुम्हारी पहली कंडीशन है, समझ में आया? ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन दे रखा है 9 टाइम्स द नंबर, नंबर में, नंबर की बात कर रहे हैं इस बार, तो नंबर हमारा 10x + y है, इसका 9 टाइम्स करना है, तो 9 ब्रैकेट में 10x + का y, ठीक है, 9 टाइम्स 10x + y इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्सिंग ऑर्डर का मतलब होता है जहां y है उधर x कर दो और जहां x उधर y कर दो। तो ये जो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर है डबल है किससे, जो नंबर हमें डिजिट को रिवर्स करके मिल रहा है, यानी इस नंबर में डिजिट को रिवर्स कर दो, यानी y 10y हो जाएगा प्लस y की जगह x कर दो, इस नंबर का डबल है। अब यहां से मिलेगा कुछ,
करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हो गया 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस का 2x। इसको इधर ले आओ तो 90x माइनस का 2x इसको इक्वल टू 20y माइनस का 9y, इसको इधर कर दिया तो 11y और ये कितना हो गया 88x। 11 से डिवाइड भी हो रहा है तो क्या x की वैल्यू 8y आ गई। ये बहुत सिंपल रिजल्ट मिल गया, x की वैल्यू 8y, यहाँ पुट कर दो y मिल जाएगा। तो हमारे पास जो x प्लस वाई 9 है तो हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 8y, तो 8y प्लस का y इक्वल टू 9, तो 9y इक्वल टू कितना हो गया 9, तो y कितना आ गया y आ गया 1 के इक्वल। और अगर y 1 के इक्वल है तो y को 1 यहाँ रख दो तो x कितना हो जाएगा 8y, तो x इक्वल टू 8 इंटू 1, तो x कितना आ गया 8 आ गया। हमें निकालना क्या है, नंबर निकालना है। नंबर हमारा 10x प्लस वाई होता है, तो नंबर हमारा है 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स किलो 8 प्लस वाई हमारा 1 कितना आ जाएगा 80 बना रहे होगा ना, तुम तो 80 बता रहे थे। ना 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 80 नहीं होगा, 80 कोई भी क्यों हो जाएगा डिजिट जैसा। कहाँ मैंने गलत करा कुछ क्या, इसीलिए वो 18 आंसर आ रहा था। अरे क्या बात है देखो ठीक है, अगर तुम लोग नहीं तो क्या होता है 11 से डिवाइड कर रहे तो वाई ये एक्स इधर ही था इसमें, तो ये 8x था, तो ये फिर तो चेंज हमें इधर करना पड़ेगा ना। चलो इसको हटा ही देता हूँ। अच्छा आंसर थोड़ा बहुत मुझे भी याद आ रहा था कि यार 81 81 थोड़ा जाना पहचान लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कोई नया ले लिया हो शायद मैंने, ठीक है। तो फीलिंग तो आ गई थी थोड़ी थोड़ी मुझे। तो फिलहाल y के लिए क्या आ गई 8x, तो यहाँ पे x प्लस वाई को रखना था 8x इक्वल टू 9, तो 9x इक्वल टू 9, तो x कितना आया 1, और x प्लस वाई तुम्हारा 9 है, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y आ गया 8। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 आ गया आंसर। तो समझ में आया 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी में कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो क्या होगा नंबर हो गया एक 10x प्लस वाई और प्लस करना है किसके साथ 10y प्लस x के साथ, और मान लो वो कुछ रिजल्ट दे दे किसी के इक्वल है 361 के इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान रखना रिवर्स करके जो नंबर मिलता है वो 10y प्लस x मिलता है। अभी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे जिसको आता कर लो ट्राई। हो गया वैसे तुम लोग आता है ना स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं आता है, क्यों आता है तुम्हें आता है। So speed of flowing is equals to 6 or stream or speed of stream is equals to। तो जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाए तो दो स्पीड होंगी, ठीक है।
एक तुम्हारी जैसे बोट है तो उसकी स्पीड होगी, एक स्ट्रीम की स्पीड होगी, बोट नहीं है तो रोइंग स्पीड होगी, रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो दो स्पीड रहने वाली हैं, और याद रखना अप में दो स्पीड हम माइनस करते हैं, डाउन में दो स्पीड को प्लस करते हैं। अब कौन पहले आता है याद है, मतलब जैसे एक्स माइनस वाई करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो दो स्पीड माइनस होनी, तो पहले किसको रखना होता है, करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये बाद में आता है, ठीक है। पहले बोट की स्पीड या तुम रोइंग स्पीड की बात कर रहे हैं उस वो पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही निकालनी है, रोइंग स्पीड भी बताना है और स्पीड ऑफ करंट भी बताना है। जैसे ही करंट का मतलब जैसे सपोज करो ये वाटर लेवल, वाटर है तुम्हारा, ठीक है, और तुम ऐसे घूम जा रहे हो आराम से, ठीक है, ठीक है, कहाँ रहो, ये ऐसे जा रहे हो इधर, आ जाए जो समझ लो, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है, आराम से। तो अगर स्ट्रीम की जो स्पीड है इधर है और ये भी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो सीधी बात है स्पीड बढ़ जाएगी, ऐड होगा। ये समझ लो डाउन स्ट्रीम का केस है। किसका केस है? और अगर ये अपोजिट साइड जा रहा होगा तो अप का केस है, ये डाउन का केस है, समझ लो। डाउन में स्पीड प्लस होनी है, अप में माइनस होनी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे दोनों ही चीजें तुम्हें दे नहीं रखी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पहले। तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी एक्स, और स्पीड ऑफ करंट हम वाई मान लेते हैं, स्पीड ऑफ द करंट ई वाई, ठीक है। करंट वो वाला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। और चले कैसी स्पीड आ गई करंट की, ठीक है, समझ रहे हो। तो स्पीड ऑफ करंट क्या हो गया, वाई किलोमीटर पर आवर ले लिए, किलोमीटर पर आवर ले रहा हूँ, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब ये मैंने पहले बता दिया, डाउन में ऐड करना है, अप में माइनस करना है। तो पहले लिख लो ये चीज़, अप स्ट्रीम स्पीड कितना है, अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू, और डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप में माइनस करना है यानी एक्स माइनस वाई करना है, डाउन में ऐड करना है। याद ऐसे रख लो, कहीं भूल जाओ फिर से, खूब बता दिया पेपर में, फिर भूल गए माइनस प्लस क्या है। कि जब कोई तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दे, स्पीड ज़्यादा रहेगी कम रहेगी? अच्छा, ऊपर से नीचे फेंक दो तुम्हें, अभी कितना जल्दी पहुँचोगे, और नीचे से ऊपर आ रहे होगे, स्पीड कम रहेगी। अभी तुम्हें मैं थर्ड फ्लोर पे बोलूँ आ जाओ नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे किसी को फेंकूँ, तो ऊपर से नीचे जल्दी पहुँच जाएगा, या फिर मैं नीचे से ऊपर आ रहा हो जल्दी आएगा? सीधी सर, जो नीचे फेंकोगे। ऐसे याद रखना, अप में ऊपर जाना है स्पीड कम रहेगी, डाउन में नीचे आना है ग्रेविटी की वजह से फटाक से नीचे पहुँचेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो डाउन में प्लस, अप में माइनस, ठीक है। अब हमें स्पीड और टाइम में कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, तो इसको पढ़ लो अच्छे से और लगा दो। फॉर्मूला वही होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी सारा खेल होता है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन है उसी से यूज होगा। तो क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स लगते हैं और डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। तो आपको जो टाइम दे रखा है वो डाउन स्ट्रीम का दे रखा है, कितना दे रखा है, 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात करूं कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो कितना गिवन है, 2 गिवन है। अब टाइम मैंने लिख रखा है, टाइम इधर से निकाल लो, टाइम क्या हो रहा है, इधर भेज दो इसको नीचे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन में डिस्टेंस कितनी है, 20, डाउन में स्पीड कितनी है। तो फॉर्मूला देखा करो, अब रट्टा कुछ नहीं मानना है, टाइम है डिस्टेंस अपॉन, एक याद रख लो, 50 याद रखने जो तो नहीं है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कभी किसी को डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, किसी को टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो फिलहाल टाइम था, तो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 20, स्पीड डाउन में कितनी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 2 से डिवाइड कर दो, 10 इक्वल टू आ गया एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई 10 आ गया। फर्स्ट कंडीशन आया समझ में, क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं। अब आते हैं अप स्ट्रीम, ये क्या है, अप स्ट्रीम है। तो टाइम अप स्ट्रीम कितना लग रहा है, इसमें भी 2 आवर्स लग रहे हैं,
तो टाइम है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 4, अप में स्पीड कितनी है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस वाई, 2 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनली x माइनस वाई 2 आ जाएगा। ये सेकंड कंडीशन आया समझ में। अब लिख लो फर्स्ट कंडीशन को इसके नीचे और एक्स वाई निकाल लो। तो x प्लस का y इक्वल टू 10, तो अगर मैं ऐड कर दूं दोनों को तो y से y कट गया, 2x इक्वल टू 12, तो x कितना आएगा, तो अगर x को 6 यहाँ रखा तो 6 प्लस वाई, अब बस जो हमने x और y लिखा था उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो लास्ट में। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करेंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, क्लियर है। तो लास्ट में अपना स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया। तो इस पे एक और क्वेश्चन कैसा बन सकता है, उसमें दे देगा कि अप स्ट्रीम में जो है वो 1 आवर ज़्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम से, ऐसा कोई कंडीशन दे दी जाएगी। और ये कॉमन सेंस भी है कि अप स्ट्रीम में स्पीड हमारी कम होती है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो लैंग्वेज अगर समझ में ना भी आए, बस ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि जब टाइम किसी को ज़्यादा लग रहा है, तुम तो बस कंडीशन लगा देना, क्या, टाइम अप स्ट्रीम लिखना, टाइम डाउन स्ट्रीम लिखना, तुम्हें जो भी आवर्स दिखें, तुम्हें जो भी आवर्स दिखाई दें तो तुम बस वो ऐड कर देना, कहाँ पे, डाउन में, क्योंकि हमें उल्टा करना होता ना। मान लो 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है तो क्या आ जाएगा, टाइम अप स्ट्रीम इक्वल टू टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस का 3। क्लियर हो गई बात। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो तुम्हें डिस्टेंस दे रखी होगी अप स्ट्रीम की, स्पीड लगा देना जो हम लेते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वो ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी होगी, स्पीड लगा देना, प्लस का 3 सॉल्व कर लेंगे। तो समझ में आया। तो एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि आपको एक साथ ही कंडीशन दे दी जाए कि अप स्ट्रीम में इतने आवर्स ज़्यादा लगते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है नेक्स्ट में, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, फाइंड द एंगल्स। हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमें क्या करने हैं, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। करो ट्राई। आ गया। तो देखो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए 2 एंगल सम कितना होता है 180। तो 2 एंगल ऐड करने, लेट फर्स्ट एंगल भी x और सेकंड एंगल हमने y ले लिया। तो इतना तो हमें पहले से पता है कि इन दोनों का सम 180 हो। एक कंडीशन दे नहीं रखी होगी, वो हमें पता होना चाहिए x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 180 के। अब एक कंडीशन दे रखी है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से 18। अब ये हमने इधर डिसाइड नहीं करा है कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। तो मान लो ये लार्जर है, एक्स को लार्जर लिया है और वाई को मैंने स्मॉलर। अब लगा लेता हूँ कंडीशन। तो जो लार्जर एंगल यानी कि एक्स वो स्मॉलर वाले से कितना एक्सीड है, कितना ज़्यादा 18, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18। तो इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। हमारे पास फर्स्ट में है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 है, x की वैल्यू y प्लस 18 रख दो, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू कितना 180। तो y प्लस वाई हो गया 2y, 180 माइनस ये 18 यहाँ माइनस कर दो, तो 2y इक्वल टू कितना आएगा 2 से डिवाइड कर दो, तो y आ गया कितना 81। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे यहाँ रख दिया, तो x हमारा है y प्लस का 18, 81 प्लस 18, तो y कितना आ जाएगा
99 आया समझ में? करो इसको ट्राई। इसमें लेट क्या किया तुमने? किसको निकालना है? लेंथ, लेंथ और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। लेकिन आप जो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको इसमें लिखा है ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर 4 आवर लेस, यानी स्पीड ज़्यादा करी टाइम कम लग गया। फिर नेक्स्ट में लिखा है स्पीड कम कर दी, स्लो कर दी तो टाइम ज़्यादा लगा, यानी स्पीड और टाइम वेरी कर रहा है। तो जो वेरी कर रहा है उसको एक्स और वाई लेट कर लो। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ओरिजिनल स्पीड जो है वो एक्स है, और टाइम मैंने ले लिया वाई किलोमीटर पर आवर, सॉरी वाई आवर। तो हमें पता होना चाहिए कि लेंथ निकालना, लेंथ का मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम। इस डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई, तो अगर स्पीड एक्स लिया टाइम वाई लिया तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा, यानी अब एक्स वाई निकालना है तुम्हें। अब कंडीशन पढ़ो। अच्छा ये बताओ, घर से कोचिंग आते हो, अगर अपना पाथ चेंज नहीं करोगे तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना। कभी तुम ऐसा कर सकते हो अपनी स्पीड बढ़ा लोगे, टाइम कम लगेगा। कभी तुम बहुत आराम से आ रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं स्पीड और टाइम बदलेगा। लेकिन अगर आपके घर से कोचिंग की जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है, मतलब सेम का मतलब सेम पाथ फॉलो करो, मान लो एक रूट से ही आ रहे हो, तो डिस्टेंस तो सेम हुई लेकिन स्पीड और टाइम बदलेगा। तो अभी मुझे जो डिस्टेंस मिलेगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कितनी आएगी? एक्स इंटू वाई तो आएगी स्पीड इंटू टाइम से, और बाद में भी यही रहेगी चाहे जो कर लो तुम, ठीक है। अब कंडीशन लगाते हैं जो दे रखी है। तो कंडीशन में बोला गया था कि ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, तो स्पीड हमारी एक्स है, यानी अब स्पीड कर दी गई है एक्स प्लस 6, तो टाइम जो है 4 आवर्स कम लग रहा है, यानी कि वाई माइनस का 4 हो गया। पहले टाइम कितना है? वाई है। तो ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड का टाइम में मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस आएगा, और मैंने बोला डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो एक्स वाई ही रहेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम बदलता है लेकिन डिस्टेंस नहीं बदलती है। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक्स का मल्टीप्लाई वाई में करा एक्स वाई माइनस का 4x, ये प्लस का 6y माइनस का 24 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो माइनस का 4x प्लस का 6y, और 24 को राइट हैंड साइड में कर दो तो प्लस का 24 हो गए। फर्स्ट कंडीशन आ गई।
आया समझ में? अब ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है उसको देखते हैं। तो लिखा है इफ ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की जो स्पीड है कम कर दी गई, तो x माइनस 6 कर लो। इट वोट हैव बीन 6 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम, ये क्या कर दिया, y प्लस 6 कर दिया, किसके इक्वल, एक्स वाई के इक्वल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब कर दो मल्टीप्लाई इसमें, तो x इंटू वाई एक्स वाई, 6x माइनस ये हो जाएगा 6y माइनस का 6 इंटू 6 कितना होगा 36 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई हो गया कैंसिल, तो ये आएगा 6x माइनस का 6y इक्वल टू राइट हैंड साइड में ले जाओ 36, ये आ गई सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब इन दोनों को कर दो ऐड। ठीक है, तो ऐड करने से x और y निकालो। तो पहली कंडीशन है मेरे पास माइनस का 4x प्लस का 6y इक्वल टू 24। दूसरी कंडीशन है 6x माइनस का 6y इक्वल टू 36। तो अगर मैं ऐड कर दूं दोनों को, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्लस और माइनस है, तो जब पहले से प्लस माइनस है तो ऐड कर दो, कट गया 6 माइनस 4 2x, ये कितना आ रहा है, तो x कितना आ गया। अब x को 30 किसी भी इक्वेशन में रख दो, y बताओ कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो y आ गया 24। तो स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया 24 आवर, लेकिन हम मुझे तो डिस्टेंस निकालनी थी, लेंथ, तो डिस्टेंस था स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x है टाइम y है, तो 30 इंटू 24 तो 720 किलोमीटर। आया इसमें? ये डिस्टेंस है ये। सर ये ट्रेन काफी तेज चल रही है। अच्छा स्पीड, हाँ स्पीड तो बहुत कम है, 30 किलोमीटर पर आवर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, चलो इसको करो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था जिसमें बताया था कि दो लाइन एक साथ आ सकती हैं, वही आ गया। और फिर आपको एरिया बताना है ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल फॉर्म होगा। करो। तो सॉल्व करना, तो पहली हमारे पास कंडीशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरी कंडीशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। पहले हमें ये दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर जो लाइन ड्रॉ होगी फिर वाई एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट बताने वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वाई एक्सिस एंड दीज लाइंस। तो पॉइंट ले लेते हैं।
तो अगर मैंने सबसे बेस्ट पहले हमें ट्राई यही करना है कि x को 0 लेना है और y को एक बार 0 लेना है। अगर इस पे 0 लेने पे और तुम्हें इंटीजर वैल्यू ना मिले तो फिर कुछ ऐसी वैल्यू सोचना जिस पे इंटीजर मिले, ठीक है। पहली प्रायोरिटी 0 रख दो। तो x को 0 रखोगे y कितना आएगा 4 आ जाएगा x को 0 पुट करने से। y 0 रख दो तो 2x इक्वल टू 4, तो ये 2 आ गया, यानी 2,0 और ये है 0,4, ठीक है। ये आ गया 2,0, ये आ गया 0,4। अब इस पे आ जाओ एक्स वाई। अब अगर x को 0 रख दूँ तो ये 0 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y कितना आ जाएगा -4। और अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 2x, ये 0 हो गया इक्वल टू 4, तो x कितना आएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया 2,0 और ये आ रहा है 0,-4। अब लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस पे पहली वाली लाइन को देखो 0,4 पॉइंट है, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया 0,4 y एक्सिस पे, ठीक है। ये 2,0 1 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। तो इन दो को ज्वाइन करके पहली हमारी लाइन आ गई। तो हमारी पहले दो पॉइंट को हमने ज्वाइन करा, ये लाइन आ गई पहली वाली, ठीक है। फिर हमारे पास पॉइंट है 0,-4, तो वो तो -4 का मतलब y पे -4 है, तो -1 -2 -3 -4, तो ये पॉइंट -4,0 हो गया, सॉरी 0,-4। और 2,0 ये सेम पॉइंट है, तो ये बन गई लाइन। तो आपसे बोला क्या गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस विद द वाई एक्सिस। लाइन और वाई एक्सिस के बीच में आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, यही तो दिख रहा है, समझ रहे बात को। तो ये पॉइंट मान लो मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले पॉइंट में तो ये बताना है वर्टिसेस बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। तो ए पॉइंट क्या हो गया 2,0, बी क्या हो गया 0,4, सी क्या हो जाएगा 0,-4। तो ए बी सी आ गए, पहला पार्ट हो गया। फिर लिखा है एरिया, और बता दो इसका कितना आएगा एरिया। तो एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कहाँ से बेस लेना, कहाँ से हाइट। तो ट्राइंगल जिस एक्सिस पर बनेगा उसको तो तुम्हें बेस लेना है। तो फिलहाल वाई एक्सिस पर है, तो बेस ये है बी सी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 4 लिखा है, यानी ये 4 यूनिट हो गया। अगर ये -4 है तो ये भी 4 यूनिट होगा। कोऑर्डिनेट माइनस में डिस्टेंस तो 4 ही होगी, तो 4 + 4 ये पूरा बेस कितना हो जाएगा 8। तो 1/2 इंटू 8। ऑरिजिन पे यहाँ 90 डिग्री होता है, तो नहीं ये हाइट होगी ये। इसको पॉइंट अगर मैं ओ बोलूँ तो ओ ए तुम्हारा हाइट है। तो ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो हाइट इसका अंदर 2 होगी। 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हुआ। सर से लास्ट ही क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको। ठीक है। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन तुम्हारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है।